Hello students, how are you? I am Dina and today I am going to discuss with you chapter 9 from your class 8th science NCERT book and the topic of this chapter is fertilization. हमने पिछली वीडियो में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में भी पढ़ा था कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। क्या कहता है बेटा कि यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, तो आप सरप्राइज हो गया है जानकर कि बहुत सारे एनिमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो फीमेल बॉडी के बाहर होती है। In these animals, fertilization take place in water. Let us find out how this happen. कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन जो है पानी के अंदर होता है। Let us find out how this happen. ये किस तरह से होता है इसके बारे में हम जानते हैं भी। तो बेटा जो हमने पिछला पढ़ा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वुमेन जो बेबी का जो ग्रोथ होती है वो किसके अंदर होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, इसी वजह से हम उसको क्या बोलते थे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल के अंदर क्या कहा है कि जो प्रोसेस फीमेल के बॉडी के अंदर ना होकर बाहर हो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे भाई। और जिस तरह से बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनका फर्टिलाइजेशन उनकी फीमेल बॉडी से बाहर होता है, आउटसाइड प्लेस पे होता है, जैसे कुछ एनिमल जैसे वाटर के अंदर रहते हैं, तो उनके बारे में उनकी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो हम देखेंगे भाई। जैसे एक्टिविटी 9.1 में कहता है विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। कहता है कि जब भी आप कभी विजिट करो या तो धीरे से बहने वाले पानी के अंदर या फिर जब बारिश हो रही हो, बारिश के मौसम में आप देखोगे लुक आउट द क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग फ्लोटिंग इन वाटर। जो मेंढक होते हैं उनके जो अंडे होते हैं वो पानी के अंदर बह रहे होते हैं, यानी कि धीमी गति में बहने वाले पानी को देखो, या फिर रेनी सीजन यानी कि बरसात में आप देखोगे कि जो मेंढक होते हैं उनके अंडे पानी के अंदर तैरते हुए दिखाई देते हैं। राइट डाउन द कलर एंड द साइज ऑफ द एग। आप देखो उनके कलर को देखो और ऑब्जर्व करो और उनके अंडों के साइज को भी देखो भी, और अपनी नोटबुक में उसको राइट करो। ड्यूरिंग स्प्रिंग्स और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोरिंग स्ट्रीम्स। कहता है जब बारिश का मौसम आता है तो फ्रॉग होते हैं और जो टोड्स होते हैं वो पॉन्ड के अंदर बहते रहते हैं। When the male and female comes together in water, जब मेल और फीमेल एक दूसरे जो वाटर के अंदर एक दूसरे के साथ आते हैं तब क्या कहता है, the female lays 100 of eggs unlike hens egg, frogs egg is not covered by a cell। कहता है जिस तरह से हमारी जो मुर्गी अंडा देती है उस मुर्गी तो हमारी क्या देती है, 1 एग देती है भाई, दिन में 1 एग देती है। तो कहता है जो फ्रॉग होती है फीमेल वो एक दिन में 100 अंडे देती है, पर एक डिफरेंस है, जो हमारी हैन का एग होता है उसके ऊपर वाइट कलर की जो कवर्ड होती है एक सेल, लेकिन जो मेंढक के अंडे होते हैं उनके अंदर ऐसी कोई सेल उनको कवर्ड किए हुए नहीं होती, यानी कि वो कवर्ड सेल से प्रोटेक्टेड नहीं होते। एंड इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट्स। इसी वजह से कहता है कि जो कंपैरेटिव करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं तो ये बहुत ही डेलिकेटेड होते हैं। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स। कहता है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो उनको क्या करती है बेटा, उनको होल्ड किए हुए होती है, अंडों को एक साथ होल्ड किए होती है, यानी कि उन जो अंडे होते हैं हमारी फीमेल फ्रॉग के उनके ऊपर क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जो उनको क्या करती है, एक दूसरे को होल्ड किए पकड़े हुए होती है और उनको प्रोटेक्शन देती है भाई।
जैसे तेज़ बहाव से, और पॉन्ड्स के अंदर बहुत सारे और अदर एनिमल्स भी होते हैं, उनसे उनकी प्रोटेक्ट करती है भाई, वे इधर उधर ना जाए इकट्ठे रहीं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो बेटा, जो ये वाइट कलर की दिखाई दे रही है आपको, ये ब्लैक हमारे क्या हैं, एग हैं, और जो इनके ऊपर वाइट कलर की जो जेली दिखाई दे रही है, ये इनकी आउटर सेल है जो इनको प्रोटेक्ट करती है। एज द एग आर लेड द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर देम, कहता है जब हमारे फीमेल फ्रॉग जो है वो क्या कर देती है, एग छोड़ देती है वाटर के अंदर, तो तभी जो है मेल जो फ्रॉग होता है वो अपने जो स्पर्म होता है उन अंडों के ऊपर डिपॉजिट कर देता है, छोड़ देता है अपने। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, जो उनके स्पर्म होते हैं वो पानी के अंदर रेंडमली अक्रॉस करते रहते हैं, रेंडमली घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। किसकी हेल्प से भाई, उनकी लंबी पूंछ की वजह से। क्योंकि देखो हमने मेल जो ह्यूमन था उसके अंदर भी देखा भाई कि जो स्पर्म होता है उसका हेड होता है, बीच में मिड पीस होता है और लास्ट में टेल होती है। टेल उनको क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। तो वही बताता है, मोडिलिटी देती है, तो वही बताता है यहाँ भी इनके स्पर्म जो होते हैं, फ्रॉग के स्पर्म को भी मूवमेंट उनकी टेल के द्वारा मिलती है भाई। तो कहता है द स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द एग, जैसे ही स्पर्म हमारे एग के कांटेक्ट में आते हैं, दिस रिजल्ट इज फर्टिलाइजेशन, तो वे क्या कर देते हैं उस एग को, और वो जो स्पर्म है वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन की वो प्रोसेस जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फीमेल की बॉडी से बाहर फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो बेटा एक बार इंटरनल और एक्सटर्नल रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि उसके इंटरनल में तो क्या था कि मेल गैमेट्स जो है, स्पर्म जो है फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है और यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में जाता है और वहाँ पे एग को वो फ्यूज कर देता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटरनल फ्यूजन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, फीमेल की हमारी बॉडी के अंदर होता है भाई। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर फीमेल, मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो फीमेल की बॉडी से बाहर मिलकर फ्यूज होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एट्सेट्रा। कहता है कि ये एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं यानी कि जो जलीय जीव होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए कॉमन बात है कि उनका जो है फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हैं हमारे, उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे स्टारफिश है, हमारी फिश है एट्सेट्रा, इनके अंदर क्या होता है भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर एग्जांपल पूछ लिया जाए तो आप याद रखोगे ना, फिश और स्टार फिश जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल हैं, जैसे फ्रॉग हो गया। तो फिर बूझो जो है वो पूछता है व्हाई डू फिश एंड फ्रॉग्स लेज एग्स इन 100 वेयर एज ए हैन लेज ओनली 1 एग एट ए टाइम। अब बूझो के दिमाग में एक शैतानी खुराफात आई है, वो पूछता है कि जो फिश होती है और जो मेंढक होते हैं वो 100 की संख्या में जो है अपने अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में सिर्फ और सिर्फ 1 अंडा देती है, ऐसा क्यों भी। तो जो पहेली है हमारी वो इसका जवाब देते हुए कहती है, थ्रू दीज एनिमल्स ले 100 ऑफ द एग रिलीज million of sperm, all the eggs do not get fertilized and develop into a new individual। अब ये पहेली जो है वो बूझो के सवाल का आंसर देती है और कहती है कि जो एनिमल्स होते हैं वो 100 में एग्स इसलिए देते हैं क्योंकि जब ये इनके ऊपर जो है मिलियंस के रूप में, तो मिलियंस में तो इनके स्पर्म रिलीज करती है, यानी कि जो मेल होता है वो तो मिलियंस में स्पर्म रिलीज करता है और जो फीमेल होती है वो 100 के अंदर अपने अंडे देती है, क्योंकि जो उनके अंडे होते हैं वो डू नॉट गेट फर्टिलाइज एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे क्या हो भाई फर्टिलाइज हों और सारे के सारे क्या हो भाई एक न्यू इंडिविजुअल दें, यानी कि एक नई स्पीसीज दें। तो क्या कहते, क्यों
ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि देखो जो हमारी हैन है उसके अंडे के ऊपर जो एक प्रोटेक्टेड लेयर होती है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टेड लेयर होती है, जो वाइट कलर की होती है। लेकिन जो हमारे फ्रॉग हैं एंड हमारे फिशेस हैं, इनके जो अंडे होते हैं वो सिर्फ जेली से कवर्ड होते हैं बेटा। उनके कोई भी जैसे तेज पानी का बहाव आएगा तो वो जेली हट जाएगी, वो अंडे हमारे टूट सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से कहती है पहेली कि वो 100 की संख्या में अंडे देती हैं और जो मेल होते हैं वो मिलियंस की संख्या में स्पर्म छोड़ते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे अंडे फर्टिलाइज होंगे और एक नया स्पीसीज छोड़ेंगे भाई। दिस इज बिकॉज द एग ऑफ एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू द वाटर मूवमेंट फाइंड एंड रेनफॉल। कहती है पहेली कि इसका यह भी कारण है इतने अंडे देने का कि जितने ये अंडे देते हैं और स्पर्म छोड़ते हैं वाटर के अंदर, तो वो कई बार क्या होते हैं कि सारे नष्ट भी हो जाते हैं भाई। तेज़ हवा चल गई तो उसकी वजह से भी, बारिश हो जाती है उसकी वजह से वो अंडे जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और वाटर की अगर मूवमेंट, बहाव अगर तेज़ आ गया तो भी अंडे क्या हो जाएंगे भाई, फूट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो आल्सो देयर आर अदर एनिमल इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग। और पॉन्ड के अंदर रहने वाले अदर एनिमल्स भी हैं जो उन अंडों को खा सकते हैं। Thus protection of the large number of eggs and sperm is necessary to the ensure fertilization or at least a few of them। इसीलिए कहती है पहले कि उनका जो लार्ज नंबर के अंदर जो एग्स का प्रोडक्शन है वो इसलिए करती हैं और स्पर्म का प्रोडक्शन इसलिए करती हैं क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है उनकी स्पीसीज़ को कायम रखने के लिए, उनकी स्पीसीज़ को अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि बेटा मान लिया उन्होंने 100 में दिए हैं तो चांस है कि कुछ तो हमारे भी तेज़ हवा चलने से डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ तेज़ पानी के बहाव में डिस्ट्रॉय हो जाए भाई, कुछ बारिश में डिस्ट्रॉय हो जाए। मान लिया बारिश रोज़ रोज़ तो नहीं होती, मान लिया बारिश में कम चांस है, लेकिन फिर भी तेज़ पानी के बहाव में भी तेज़ हवा चलने से जो एनिमल पॉन्ड के अंदर रह रहे हैं उनके खाने से मान लिया उनके मिनिमम 30 एग भी बचते हैं हमारे, तो स्पर्म जरूरी है कि इतने बचे भी उनका फर्टिलाइज हो, 10 का भी हो, 20 का भी हो। तो क्या कहती है पहेली कि ये जो प्रोसेस अफेक्ट करते हैं उनके एग्स को, उनसे अगर बच जाते हैं कुछ तो उनके ऊपर ये चांस है कि कुछ ना कुछ तो उनमें से फ्यूज होंगे ही होंगे, नए इंडिविजुअल देंगे ही देंगे। इसीलिए वो अपनी 100 की संख्या में एग और मिलियंस की संख्या में जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस करती हैं, प्रोडक्शन उनका करती हैं बेटा। अब बूझो के दिमाग में एक खुराफाती सवाल और भी आया है, वो पूछा हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम सच ए बिग इंडिविजुअल, कि किस तरह से एक जो सिंगल सेल है वो एक बड़ी इंडिविजुअल सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जैसे छोटा सा बेबी से एक सेल थी, जैसे हमारा एग और स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, वो एक जाइगोट जो है किस तरह से एक बेबी के अंदर यानी कि मैनी नंबर ऑफ सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो कहता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में किस तरह से होती है ये हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है, उनका विकास कैसे होता है ये पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। यानी कि कहता है फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है, फर्टिलाइजेशन की फॉर्मेशन जैसे ही होती है तो वो जाइगोट बन जाता है और जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होकर एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है, जैसे कि फिगर 9.8 के अंदर दिखाया गया भी। जो जाइगोट है हमारा वो डिवाइड हो जाता है रिपीडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ द सेल। यानी कि जो बॉल उनकी धीरे धीरे जैसे जैसे जाइगोट के अंदर सेल का डिवीज़न होता जाता है उसकी बड़ी बिग जो बॉल के रूप में वो सेल जो है वो दिखाई देने लगती है, वैसे वैसे उसके अंदर ग्रोथ होती जाती है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप ऑफ दैट डेवलप इनटू द डिफरेंट टिश्यूज एंड द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और वो सेल धीरे धीरे बढ़कर सेल से क्या बनता है सेल से हमारे क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं बेटा, ठीक है। सेल से हमारे टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, ठीक है। ऑर्गन से फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनते हैं,
ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है, यही तो प्रोसेस होती है। तो कहता है धीरे धीरे जैसे जैसे जाइगोट डिवाइड होता जाता है, उसके अंदर सेल्स डिवीजन होता जाता है, उसकी ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ होती जाती है, और वही सेल्स की ग्रोथ क्या बनाती है, फिर ग्रुप ऑफ सेल क्या डेवलप करती है, डिफरेंट टिश्यूज डेवलप करती है, और फिर वो डिफरेंट टिश्यूज क्या बनाते हैं, बॉडी के ऑर्गन बनाते हैं, और फिर वही ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है हमारा। तो कहता है द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो। तो इसी तरह धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर है बेबी की वो डेवलप हो जाती है हमारी एम्ब्रियो में। द एम्ब्रियो गेट एम्बर्ड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस और फर्दर डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियो होती है वो क्या करती है बेटा, इसको यूट्रस के अंदर फर्दर डेवलपमेंट करती है हमारी, जैसे कि 9.8 फिगर सी के अंदर दिखाया गया है। एम्ब्रियो कंटिन्यूअस टू डेवलप इन द यूट्रस। एम्ब्रियो जो है वो धीरे धीरे कंटिन्यूअसली लगातार डेवलप होती रहती है हमारे यूट्रस के अंदर। इट रिगार्डली डेवलप बेबी, और इसके चलते क्या होता है कि हमारा बेबी का डेवलप हो जाता है और उसकी बॉडी जो है वो बन जाती है, उसकी फुली स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है, जैसे कि हमारे इस डायग्राम में दिखाया है। देखो बेटा डायग्राम को अच्छे से समझना। क्या है कि जैसे ही हमारा एग हमें पता है कि ओवरी के अंदर बनता है, स्पर्म हमारे यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है, और फिर यहाँ पे क्या बनता है, इनका जाइगोट बनता है यहाँ पे। तो जैसे ही ये एग यहाँ से यहाँ पे आया हमारा किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, हमने पढ़ा था कि एग और स्पर्म जो मीट करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के भी बोल सकते हो आप इसको, ओविडक्ट के अंदर। तो कहता है ओवरी के अंदर जैसे ही ये एग बनते हैं, ओव्यूलेशन के थ्रू ये बाहर आते हैं, और यहाँ पे स्पर्म का कॉन्टैक्ट होने के बाद क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। फिर देखो जाइगोट का धीरे धीरे कितनी सेल्स के अंदर डिवीजन होता है। पहले ये एक एग था, स्पर्म आया, तो देखो यहाँ पे दो छोटे छोटे ब्लैक डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे दो स्पर्म और जो हमारा एग है उसके न्यूक्लियस हैं ये, ठीक है। फिर जाइगोट बना दिया, फिर जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड होता चला जाता है हमारा, देखो नंबर ऑफ सेल्स के अंदर ये डिवाइड होता जाता है। फिर यहाँ पे जो है क्या बताया था इसने, यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो जो है हमारी डिपॉजिट हो जाती है, इसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे यहाँ पे इसके ऑर्गन हमारे यूट्रस में जो है वो एम्ब्रियो जो है वो प्लांट हो जाता है, और धीरे धीरे उसके जो एग है, मतलब जो बॉडी के पार्ट हैं, आँख नाक जो भी हैं वो बनने हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं भाई, ठीक है। यूट्रस के अंदर जैसे बी डायग्राम क्या है कि इसके अंदर क्या बताता है कि नंबर ऑफ सेल, कितने नंबर ऑफ सेल जो हैं वो डिवाइड होती जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो सेल्स होती हैं वो बन जाती हैं। फिर इसके बाद देखो डायग्राम सी के अंदर ये हमारी क्या है, यूट्रस की वॉल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पहले हल्का सा ग्रोथ हुई, फिर उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, तो हमारा जो है बेबी पार्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कहता है जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फॉर्म द जाइगोट। हमारे जाइगोट की फॉर्मेशन होने के बाद जो जाइगोट को डेवलपमेंट देता है वो कहाँ होती है, हमारी एम्ब्रियो के अंदर। फिर कहता है बॉल ऑफ द सेल इन लार्ज। फिर धीरे धीरे हमारी जो दिखाई गई है स्ट्रक्चर ये वाली, तो बॉल की तरह इनकी इसके अंदर देखो कितने नंबर ऑफ सेल का डिवीजन हुआ है, मैनी नंबर ग्रुप ऑफ सेल हैं इसके अंदर। तो कहता है कि धीरे धीरे बड़ी बॉल का स्ट्रक्चर ले लेती है भाई। फिर कहता है एम्बेडिंग द एम्ब्रियो इन द यूट्रस एंड लार्ज, और धीरे धीरे ये यूट्रस के अंदर लार्ज साइज में होता जाता है भाई, ठीक है। फिर इसके बाद कहता है पार्ट सच एज हैंड, लेग, हेड, आइज, ईयर एट्सेट्रा। तो जो हमारे पार्ट, बेबी पार्ट के जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे इसके पार्ट जो हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ पे भाई, हमारे एम्ब्रियो के अंदर। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। उस टाइम पे हम क्या कहते हैं, जब एम्ब्रियो से हमारा जो है, उस एम्ब्रियो से जो अब हमारा जो बेबी है वो उसके बॉडी पार्ट प्रॉपरली क्या हो जाते हैं भाई, बन जाते हैं, शो होने लग जाते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम
तो क्या होता है 5th मंथ के बाद जो है उसके अंदर हमारे अलग अलग पार्ट दिखाई देते हैं, बच्चे के हाथ पैर नाक आँख सब कुछ दिखाई देने लग जाती है। तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे बेबी के पार्ट आइडेंटिफाई हो जाएं, पता चल जाए कि हाथ भी बन चुके हैं पैर सब कुछ बन चुका है, तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं उसको फीटस। ठीक है, पहले जो एग था और स्पर्म था मिले तो क्या बना दिया भाई उन्होंने, जाइगोट बना दिया। उस स्टेज को हमने क्या कहा था, जाइगोट। फिर जाइगोट से जैसे ही वो उसने बड़ी सेल का रूप लिया, यानी कि उसके अंदर सेल डिवीजन हुआ, तो हमने क्या बोल दिया उसको, बिग सेल बॉल के साइज का मान दे दिया। फिर इसके बाद हमने इसकी स्टेज को एम्ब्रियो का नाम दे दिया। फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो के अंदर भी यूट्रस के अंदर जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है उसके धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स जो है वो अच्छी तरह से बन जाते हैं, प्रिपेयर हो जाता है, यानी कि हम उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। When the development of the fetus is completely, जब फीटस की डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से completely बन जाती है, हो जाती है, यानी कि जो हाथ पैर हैं हमारे बेबी के वो अच्छी तरह से दिखाई देने लग जाते हैं, अच्छी तरह से दिखाई देने लग जाते हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसकी डेवलपमेंट, तो मदर गिव बर्थ टू द बेबी, तब जो माँ है जो फीमेल है वो क्या करती है, बेबी को जन्म दे देती है। देखो बेटा हमने इसके अंदर पढ़ा, जैसे फर्स्ट क्या था हमारा, स्पर्म और एग मिलते हैं, जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट की धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर एम्ब्रियो के अंदर से के बाद जो जब उसके बेबी के जो पार्ट हैं वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम, हाथ पैर नाक जैसे अच्छी तरह से बन गए हैं, उनको पार्टों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो उसको हमने उसका नाम दे दिया फीटस। फीटस जब अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है, यानी कि प्रॉपर उसके जो ग्रोथ हो जाती है, तो जो मदर है फीमेल जो है वो उसको बर्थ कर देती है, बेबी का जो जन्म हो जाता है अभी, जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। ये हमारा बेबी है, ये यूट्रस है, इसके अंदर ये बेबी क्या करता है, अपना फीड करता है, और धीरे धीरे जैसे ही उसकी सारी पूरी ग्रोथ बन जाती है तो वो किसके जो फीमेल है वो क्या कर देती है बेटा, उसको जन्म दे देती है, फीटस इन द यूट्रस, यानी कि ये डायग्राम जो है वो फीटस का हमारा यूट्रस के अंदर। फिर कहता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंड्स आल्सो, इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हैंड्स के अंदर भी होता है, बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बीइंग एंड काउज, परंतु क्या जो जो हमारी मुर्गी है क्या वो ह्यूमन बीइंग की तरह या फिर गाय की तरह बच्चे को जन्म देती है, यू नाउ दैट दे डू नॉट, वो ऐसा नहीं करती, आप सब जानते हैं। देन हाउ आर चिक्स बोर्न, तो जो चिक्स होते हैं यानी कि जो चूजे होते हैं वो किस तरह से पैदा होते हैं, लेट अस फाइंड आउट, उसको हम देखते हैं भाई। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइडेड रिपीडली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट, तो कहता है जल्दी ही जो फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जब जो जाइगोट है वो रिपीडली किस में ट्रैवल करता है भाई, ओविडक्ट में, यानी कि किसके अंदर, हमारे फैलोपियन ट्यूब के अंदर जैसे ही वो ट्रैवल करता है, एज इट ट्रैवल डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड इट, तो जब जैसे वो स्पर्म जाता है ट्रैवल करता है तो उसको नहीं स्पर्म सॉरी जाइगोट जो जाता है तो उसको बहुत सारी प्रोटेक्टेड लेयर के अंदर से गुजरना पड़ता है, ठीक है, फॉर्म्ड अराउंड इट, उसे अपने चारों तरफ बहुत ज़्यादा ये क्या मिलती हैं भाई, प्रोटेक्टेड लेयर मिलती हैं जिनके अंदर से उसको जाना पड़ता है। द हार्ड सेल दैट यू सीन इन ए हैंस एग इज वन सच एज प्रोटेक्टिव लेयर, आप एक नॉर्मल वे में आप देख सकते हो मुर्गी का जो अंडा होता है उसके अंदर भी प्रोटेक्टेड लेयर होती हैं और वो हार्ड सेल से बनी हुई होती हैं बेटा। फिर कहता है आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्बरी द हैन फाइनली लेज द एग, तो कहता है जैसे ही जो हार्ड सेल उसके चारों तरफ एम्बरी के चारों तरफ होती है तो उसके अंदर उस हार्ड सेल के अंदर ही जो एम्बरी है यानी कि जो उसके पार्ट बनते हैं वो डेवलप होते हैं, वो किसके अंदर होते हैं, हार्ड सेल के अंदर होते हैं। इसी वजह से जो हैन है मुर्गी है वो क्या देती है बेटा, अंडे देती है। देखो हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे डेवलपमेंट होती है बेबी की तो इतनी हार्ड सेल नहीं होती, वो जो एम्ब्री है वो धीरे धीरे क्या करता रहता है, उसी के अंदर अपनी ग्रोथ करता रहता है, फिटस करता रहता है। तो लेकिन जो हमारी एग है हैन की
वो क्या कहती है कि उसके अंदर क्या बताया है, जो उसकी बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो जो हमारा जाइगोट है उसको ट्रेवल करना पड़ता है बहुत सारी जो प्रोटेक्टिव लेयर हैं उनके अंदर से। तो कहता है जो ये हार्ड सेल होती है इसके अराउंड जो एम्बोरी है वो डेवलप होती है हमारी एग की, ठीक है। फिर इसी वजह से जो मुर्गी है वो अंडा देती है। द एम्बरी टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू ए चिक। एम्बरी जो है वो 3 हफ्ते का टाइम लेती है एक चूजे को डेवलप करने के लिए, यानी कि एक एग से चूजा जो बनता है उसके अंदर कितना टाइम लगता है, 3 वीक्स का टाइम लगता है। फिर कहता है हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। तो जो हैन है आपने देखा होगा कि वो अपने अंडों पे ही बैठी रहती है। क्यों बैठी रहती है बेटा, क्योंकि जो बेबी फीमेल के बॉडी पार्ट के अंदर होता है तो उसको एक बॉडी का टेम्परेचर मिलता है, सुफिक्स्ड टेम्परेचर मिलता है। लेकिन जब मुर्गी जो है वो अंडा अपना बाहर देती है, उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या होता है कि उसको वैसा एनवायरनमेंट देने के लिए जो हैन है वो अंडों पे ले करती है, अंडों पे बैठ जाती है, ताकि उनको वो जो अपनी बॉडी की गर्मी यानी कि अपने शरीर की गर्मी दे सके भाई, जिसकी वजह से उनका जो चिक्स हैं, जो चूजे हैं, उनका डेवलपमेंट हो सके। डिड यू नो द डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या आप जब बता सकते हैं कि जो चिक होते हैं, हमारे चूजे जो होते हैं, कि उनकी डेवलपमेंट किस तरीके से होती है भाई एग के अंदर, यानी कि वो प्रोटेक्टेड हार्ड जो प्रोटेक्टेड लेयर है उसके अंदर किस तरह से होती है, उसका जो टाइम पीरियड है डेवलपमेंट का वो कैसा होता है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड इट ब्रस्ट ओपन द एग सेल। तो जैसे ही चूजा जो बन के तैयार हो जाता है, उसकी कम्प्लीटली ग्रोथ हो जाती है, तो वो क्या करता है, उस हार्ड सेल को तोड़ देता है और बाहर निकल आता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो कहता है ऐसे पशु जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उनके अंदर क्या होती है भाई, जो एम्ब्री होती है वो डेवलप होती है फीमेल बॉडी से बाहर, यानी कि उनके अंदर एक प्रोटेक्टेड लेयर होती है बाहर, उसके अंदर जो हमारी एम्ब्रियो है वो क्या करती है, डेवलप होती रहती है और एक बेबी को क्या करती है भाई, उसकी ग्रोथ करती है, यानी कि हमारे फीटस की ग्रोथ करती है, एम्ब्री से फीटस के अंदर कन्वर्ट करती है। लेकिन कहाँ करती है, आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। फिर कहता है द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग। तो कहता है जो एम्ब्रियो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, फीटस को बनाती रहती है, यानी कि उसके अंदर ग्रोथ होती रहती है। कब कहाँ होती है, जो एग का कवरिंग एरिया है उसके अंदर भी। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग कैच यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल स्विमिंग इन द पॉन्ड एंड स्ट्रीम। आपने देखा होगा भी जो एम्ब्रियो से जो डेवलप होता है वो टूट जाते हैं, जैसे ही उनकी ग्रोथ हो जाती है, डेवलप हो जाते हैं, तो ऐसे ही जो हमारे टैडपोल होते हैं छोटे छोटे, वो भी आपने जो बहते हुए पानी के अंदर और स्ट्रीम्स के अंदर आपने उनको देखा होगा भी। यानी कि टैडपोल क्या होते हैं, फ्रॉग के क्या होते हैं, यंग वन होते हैं। तो कहता है जिस तरह से हमारा चूजा जो है वो बाहर निकलता है एग सेल को तोड़ के, उसी तरह जो ये टैडपोल होते हैं वो भी क्या करते हैं भाई, जैसे ही उनकी ग्रोथ हो जाती है, उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, उस एग सेल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। इसी तरह आपने स्विमिंग करते हुए, स्विमिंग में पॉन्ड के अंदर जब स्विमिंग करते हैं देखा होगा टैडपोलों को, छोटे छोटे टैडपोलों को स्विमिंग पूल में देखा होगा या पॉन्ड्स में देखा होगा, ये छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर देखा होगा। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन का वो ख़त्म होता है बेटा। अब विवोपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो हमने बताया था बेटा विवो क्या होता है, बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है, और ओवी क्या होता है, जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। आप इसको सिंपली इंटरनल एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, बट इनको विवोपोर्स और ओविपोर्स के बारे में के नाम से डिटेक्ट किया गया है, तो यानी कि उनके एनिमल्स के नाम से डिटेक्ट किया गया है। जब अब ये पढ़ेंगे हम कि विवोपोर्स और ओविपोर्स जो एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, इसके बारे में हम कल डीपली पढ़ेंगे। सो आई होप आप सब सेटिस्फाई होंगे। अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आया
तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है या कोई डाउट है, और आई विल शो द रिप्लाई एंड थैंक यू।